मीना के घर में शादी की धूम मची थी। उसकी शादी एक आर्मी के ऑफिसर के साथ हो रही थी, जो कि कश्मीर की घाटियों में तैनात था। बारात आई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जब वह विदा होकर अपने ससुराल गई, उसके घर में मीना, उसका पति विशाल और उसके ससुर जी थे, क्योंकि सासू माँ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे मीना उस घर में रच बस गई। बात कुछ साल बाद की थी। मीना ऑफिस से लौट रही थी, तभी पर्स में रखे मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से किसी ने मीना को बताया कि तुम्हारे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही मीना सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे, क्योंकि ऑफिस में आजकल बाहर की पार्टी आई हुई है। जब बाहर की पार्टी के साथ मीटिंग चलती है, तब बॉस ऑफिस के लोगों को छुट्टी देने से कतराते हैं। उसने तुरंत बॉस को फ़ोन लगाया, उसे अपने ससुर जी की मृत्यु की सूचना दी। घर आकर उसने जल्दी से अपना ही इमरजेंसी टिकट बुक किया, जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन पहुंची। कानपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। उसने दौड़कर अपनी सीट ढूंढ कर बैठते ही यादों में खो गई। ससुर जी का चेहरा रह रहकर याद आ रहा था। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी, वैसे वैसे उसे अपने जीवन की एक एक घटना याद आने लगी, जो ससुर जी के साथ जुड़ी हुई थी। उसे आज भी याद है, जब वह शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब उसने पहले बार अपने ससुर जी के पैर छुए थे। तो ससुर जी ने कहा था, बहू एक बात हमेशा याद रखना, इस घर को अपना मायका कभी मत समझना। हमेशा याद रखना, यह तुम्हारा ससुराल है। उसे यह बात सुनकर हैरानी हुई और वह ससुर जी की ऐसी बातों से डर भी गई थी। उसके पति का नाम विशाल है, वह आर्मी में था। वह शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। शादी के बाद वह दोनों घूमने के लिए शिमला गए। इस घूमने फिरने के दौरान 1 महीना कैसे कट गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। उसके पति की छुट्टियां खत्म हो गईं और वह फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। शिमला में बिताए गए 1 दिन की बात है। दोनों शिमला में ही किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। तब बातों ही बातों में विशाल ने मीना को बताया कि उसे ड्यूटी के दौरान सीमा पर पूरी चौकसी के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। सीमा पर दुश्मन की सेना कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलाबारी करती रहती है, इसलिए उन्हें हमेशा सजग रहना पड़ता है। उनकी छोटी सी गलती या भूल उनके लिए जान का खतरा बन सकती है। विशाल की बात पूरी हुई, तब मीना ने सवाल किया, आप मुझे लद्दाख घुमाने कब ले जाएंगे? तब विशाल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मीना, अगली बार जब मैं छुट्टी में घर आऊँगा, तब तुम्हें अपने साथ लद्दाख घुमाने ले जाऊँगा। विशाल ने कश्मीर पहुँचने पर मीना को फ़ोन किया कि वह कश्मीर पहुँच गया है। उसके 1 हफ्ते बाद शनिवार की सुबह 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मीना के ससुर जी ने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, मैं कर्नल राणा प्रताप बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कल रात को
आतंकवादियों ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ लड़ते हुए आपके बेटे विशाल शहीद हो गए। जब उनका फ़ोन कट हुआ तो मीना के ससुर ने मीना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मीना ने दरवाज़ा खोला तो ससुर जी ने सरल सपाट शब्दों में मीना को विशाल के शहीद होने का समाचार सुनाया। तब उनकी बात सुनकर मीना सोचने लगी कि उन्हें अपने बेटे के शहीद होने का गम है या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बन सकता। एक पिता इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, यह सोचकर मीना हैरत में थी। विशाल के निधन के बाद मीना के माता पिता 13वीं की रस्म अदा करने के लिए मीना के ससुराल आए। तब मीना के पिताजी ने ससुर जी को भी अपने साथ चलने के लिए निवेदन किया तो वह बोले, आप मीना को अपने साथ ले जाकर अपनी रस्म कीजिए, मैं इन पुरानी परंपराओं को नहीं मानता। मीना के पिताजी उनका जवाब सुनकर दंग रह गए। करीब 1 हफ्ते मायके में रहने के बाद मीना फिर से अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ दिन तक तो मीना के ससुर जी ने मीना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मीना किसी कोने में बैठकर दिन भर रोती रहती, लेकिन उन्होंने अपना रवैया बिल्कुल चालू रखा था जैसे वह पहले किया करती थी। कोने में बैठे बैठे मीना सोचती रहती, जाने कैसे पिता हैं जिनके चेहरे पर अपने बेटे की मृत्यु का कोई गम तक नहीं नजर आ रहा है। एक दिन जब मीना और उसके ससुर बैठे थे तो मीना ने उनसे पूछा, पिताजी आपको विशाल की याद नहीं आई? तो मैं तो उनकी यादों को अपने दिल से अलग नहीं कर पा रही हूँ। तब उन्होंने अपनी आंखों से मीना की ओर देखा और बोले, जिस दिन उसने आर्मी ज्वाइन की थी उस दिन से मैंने अपना मन कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक न एक दिन मुझे सुनने को मिल सकती है। जो देश के लिए शहीद हो गया उसका गम क्या करें। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के काम आया। उनके कठोर वचन सुनकर फिर से मीना हैरान रह गई। कुछ दिन और बीता। मीना अक्सर उदास ही रहती थी। एक दिन मीना के ससुर जी उसके कमरे में गए और बोले, क्या दिन भर बिस्तर पर लाश की तरह पड़ी रहती हो? उसकी मौत हुई है या तुम्हारी? मीना ने रोते हुए कहा, पिताजी आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। इतना कहना था कि उनके ससुर जी बोले, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे बेवकूफ़ लड़की, मैंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। मीना बोली, पर पिताजी मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं इस असमंजस में हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मीना की बात उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनी और फिर अपनी धीमी आवाज़ में बोले, जब तुम इस गम को अपने से दूर हटाओगी तभी तो अपने बारे में कुछ सोच पाओगी। कुछ दिनों बाद एक दिन मीना के ससुर जी मीना के पास गए और बोले, बेटी अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी की शुरुआत करो। फिर मीना को गैस की बुकिंग कैसे करते हैं बताया। कुछ दिनों बाद वह मीना को बैंक ले गए और वहाँ के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे कैसे निकालते हैं यह भी सिखाया। टेलीफोन और बिजली का बिल भरना था उन्होंने मीना को सिखाया। लगभग जितने बाहरी काम थे सब काम उन्होंने मीना को सिखा दिया और मीना सीखती गई और अपने आप करने भी लगी।
पर घर के काम निपटाने के बाद मीना अकेले रहते रहते उदास हो जाती थी। एक दिन उसके ससुर जी ने उसे बुलाया और कहा, देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ, या तुम खुद ही अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। मीना ने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेले कैसे रह पाऊँगी, तो वह बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही सॉल्व करना है। दिन प्रतिदिन कठोर होता हुआ उनका व्यवहार देखकर मीना ने तय कर लिया, वास्तव में अब रोने से काम नहीं चलेगा। एक दिन दोपहर को वह अपने लिए किराए का एक फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी। विशाल के दोस्त महेश की मदद से उसने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वह फ्लैट में शिफ्ट हो गई। तब वह यहाँ अकेली थी। फिर घर और बाहर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। विशाल की पेंशन हर महीने मिल रही थी, इसलिए कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। उसे जब शाम को समय मिलता तब वह बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते में गुजरने वाले राहगीरों को आते जाते देखती रहती। इसी प्रकार उसका समय गुजरने लगा, लेकिन दोपहर में अक्सर वह बोर हो जाती थी। इसलिए उसने कंप्यूटर सीखने का निर्णय लिया और 2 महीने में उसने ऑफिस अकाउंटिंग का काम सीख लिया था। एक दिन शाम को टीवी पर वह अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। इतने में महेश आ गया। उसने उनके लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियां लेते हुए महेश बोले, मीना, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो तो वह पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। यदि जॉब मिल गया तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और नए लोगों से मिलना जुलना भी लगा रहेगा। मीना बोली, लेकिन मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। तो महेश बोले, देखो मीना, अनुभव काम करने के बाद ही आता है। मीना को उनकी बात अच्छी लगी और मीना अगले ही दिन नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी। एक हफ्ते बाद उसे सूचना मिली कि उसका सिलेक्शन हो गया है। उसने बहुत गंभीरता से इसकी तैयारी की। महेश घर जाकर उसके सिलेक्शन की बात बताई। अगले दिन उसे नियुक्ति पत्र भी मिल गया। मीना ने दूसरे दिन से ही नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उसके पास जॉब थी और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। एक दिन सामान सजाते हुए उसने पाया कि ससुर जी के घर के सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनके लॉकर की चाबी उसके सामान के साथ आ गई है। शाम को ऑफिस से आने के बाद ससुर जी के घर पहुंची। उस समय वह सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में बिजी थे। उसे देखते ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम लॉकर की चाबी लौटाने आई हो? उनकी बात सुनकर वह हैरान हो गई कि उन्हें कैसे पता चल गया कि वह लॉकर की चाबी देने आई हैं। मीना हैरानी भरी चेहरा देखकर वह बोले, बेटी, मैंने जानबूझकर चाबी तुम्हारे सामान के साथ रख दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। उसने टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उनका
अभिवादन करके लौटने लगी। सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत बनती है। तुम्हारा क्या इरादा है? उसने स्वाभिमान पूर्वक लेकिन धैर्य के साथ कहा। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वह मेरे अधिकारी हैं, इसलिए कई बार मुझे उनके केबिन में जाना पड़ता है। इसे लोग किसी नज़र से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं करती। उसका जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीचे की। पहले उसने उनके चरण छुए और फिर घर आ गई। घर तो वह आ गई थी, लेकिन ससुर जी की यह बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे लगा कि यह बात अब उन्हें यहाँ चैन से नौकरी नहीं करने देंगी। इसलिए वह रविवार को अपने मैनेजर के केबिन में उसने मिलने गई। उन्होंने पूछा, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? वह बोली, सर मैं अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि दूसरी ब्रांच में अकाउंटेंट का पद खाली होना है। यदि आप मेरा ट्रांसफ़र वहाँ करवा सकें तो मैं आपकी आजीवन आभारी रहूँगी। उसने विनम्रतापूर्वक अपनी बात उनके सामने रखी। मैनेजर साहब बोले, लेकिन आप तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्या आप उस पद पर काम संभाल सकेंगी? मीना ने कहा, सर मैं कर सकती हूँ। मैं अब किसी भी पद पर काम करने के लिए समर्थ हूँ। मैनेजर साहब बोले, अच्छा कल ऑफिस में आप तबादले के लिए आवेदन मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। उनके इतना कहते ही उसने उनका अभिवादन किया और घर लौट आई। अगले दिन उसने आवेदन पत्र मैनेजर साहब के केबिन में पहुंचा दिया। करीब महीने बाद उसका तबादला दिल्ली में होने का आदेश आया। उसने अपना तबादला दिल्ली करवा लिया। यह जानकर महेश सहित ऑफिस के सभी लोग हैरान थे। अगले दिन ऑफिस में उसकी विदाई समारोह आयोजित की गई। विदाई समारोह के बाद में सीधे ससुर जी से मिलने उनके घर गई। उसे देखते ही वह बोले, मीना तुमने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लिया है ना? उनकी बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि ट्रांसफ़र करवाने की खबर इनको कैसे मिली। उन्होंने नौकर से कहकर मेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, मीना दिल्ली पहुंचने के बाद तुम अपने घर का पता मुझे जल्दी से भिजवाना। देखो मीना, इसमें देर मत करना। मीना आने के 2 दिन बाद ही उसने ऑफिस की एक लड़की की सहायता से एक मकान किराए पर लिया और नए पते की जानकारी ससुर जी को भेज दी। उसे दिल्ली आए केवल 2 महीने ही हुए थे कि उसे यह सूचना मिली कि ससुर जी नहीं रहे। वह संपूर्ण घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह गुजर गई। गाड़ी स्टेशन पर आगे बढ़ते हुए कानपुर पहुंची। वह गाड़ी के नीचे उतरी और ऑटो करके ससुर जी के घर पहुंची। उसके पहुंचने से पहले ही उनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण छुए। वह शव के रूप में उसने सामने थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे कि वह उनसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका क्रोधी स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसा ही नजर आ रहा था। उनके भाइयों के लड़कों ने अर्थी को कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन उसके चचेरे देवर ने उसे एक फाइल दी। उसने एक एक करके फाइल के सारे कागज़ों को
पढ़ना शुरू किया। ससुर जी मीना के नाम वसीयत देकर गए थे। फाइल में सारी संपत्ति और रुपए पैसे उसके नाम लिखे थे। अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने उसके नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था, मीना बेटी, यह पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तू मेरा स्वभाव देखकर हैरान थी और आजीवन हैरान ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया ताकि तुम अपनी सूनी जिंदगी से बाहर निकलकर दुनियादारी को समझ सको। महेश को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैं ही महेश से जानकारी लेकर तुम पर मैनेजर के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया। बेटी, मैं चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए एक अच्छा योग्य जीवन साथी तलाश करो। इसलिए मुझे तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर बहुत पसंद आया, लेकिन तुमने मेरी इस बात का जवाब दिल्ली तबादला करके दिया। बेटी, अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में अकेली औरत को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, इसलिए अपने लिए सुयोग्य जीवन साथी चुनकर दूसरा विवाह कर लेना। जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके साथ दुनिया छोड़कर जाया तो नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने दोबारा ज़िंदगी जीना सीख लिया है। हो सके तो मेरे कठोर व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा पिताजी। ससुर जी की चिट्ठी पढ़कर बहू की आंखें आंसुओं से भर गईं। मीना को आज पता चला कि ससुर जी के कठोर स्वभाव के पीछे कितनी पवित्र भावनाएं छिपी हुई हैं। यह सब पढ़कर मीना फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपने ससुर जी के निर्णय पर गर्व हो रहा था। मीना अपने ससुर के लिखे अनुसार अपने मैनेजर के साथ शादी कर लेती है और ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगती है, लेकिन उसे रह रह कर अपने ससुर के व्यवहार की याद आती है कि किस प्रकार से उसके ससुर ने उसे दुनियादारी सिखाई और अपने पैरों पर खड़ा किया। इसी कारण वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर पाई थी। तो दोस्तों, मीना के ससुर जी का कठोर स्वभाव के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।